Hello everyone, welcome to class number 24 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज। व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स दैट वी मस्ट फॉलो ड्यूरिंग रिस्क मैनेजमेंट। ये ऑलरेडी हम लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं क्या क्या मेन मेन एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करना होता है रिस्क मैनेजमेंट करते वक्त। उन चीजों के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी हैव टू परफॉर्म ड्यूरिंग रिस्क मैनेजमेंट। So, risk management in software engineering ensures potential risks are identified, assessed, and mitigated to minimize their impact on a project. तो रिस्क मैनेजमेंट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो हमें इस चीज का गारंटी देता है कि जो भी पोटेंशियल रिस्क हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, उसको एसेस किया गया है कि वो किस तरह का रिस्क है, उसको सही तरीके से एनालिसिस किया गया है। देन मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके उस रिस्क को, उसके लिए जो स्टेप हम लेते हैं उसको बोलते हैं मिटिगेट करना। ओके, जिसके वजह से इसका जो इफेक्ट है वो कम हो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर और हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कोई भी बाधाएं ना आए। ओके, इन चीजों पे ध्यान देता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये जो रिस्क मैनेजमेंट का ये जो टोटल प्रोसेस है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको एसेस करना, उसको मिटिगेट करना, इन टोटल जो प्रोसेसेस हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के ओवरऑल प्रोसेस में, उसको हमने मेनली तीन एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया है। क्या वो तीन एक्टिविटीज हैं जो हमें रिस्क मैनेजमेंट में परफॉर्म करने पड़ सकते हैं? फर्स्ट वन इज रिस्क असेसमेंट, देन रिस्क कंट्रोल, देन रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क असेसमेंट मीन्स व्हाट? जैसे कि हमारा असेसमेंट एग्जाम्स होता है कि नहीं, हमारा असेसमेंट होता है, एग्जाम्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम खुद को चेक करते हैं। वैसे ही अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब हम वहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर जनरेट हो सकते हैं, देन उसको एनालिसिस करते हैं कि वो किस तरह का मतलब रिस्क है। वो जो रिस्क है वो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त होने के कितने चांसेस हैं, और अगर होने के कितने चांसेस हैं तो वो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए कितना हार्म पहुंचा सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब चीजें हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। So, first activity, risk assessment means identifying and analyzing the risk is known as risk assessment. तो रिस्क असेसमेंट करने के बाद जो भी रिस्क जनरेट हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करना चाहेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी हम क्या करना चाहेंगे, उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, उसको रिड्यूस करना चाहेंगे, उसको मिनिमाइज करना चाहेंगे, ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना डाले और हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्मूथली हो पाए। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म इज रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल मीन्स controlling or minimizing, trying to minimize the risk that can impact our project development, that is known as risk control. Then next activity, देखो, असेसमेंट हमने किया, आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने कोशिश की। वही सेम चीज रिपीटेडली अगर हमें कंट्रोल करना है, रिपीटेडली हमें उस चीज को चेक करते रहना है कि क्या न्यू रिस्क आ रहा है, किस टाइप का रिस्क है, कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। मतलब रेगुलरली हमें इसको चेक करना पड़ेगा, विच एक्टिविटी इज नोन एज रिस्क मॉनिटरिंग। Okay, so these are the three main activities that we have to perform in risk management. तो इनके बारे में अभी डिटेल्स में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो तीन मेन एक्टिविटीज हैं, तो फर्स्ट एक्टिविटी जो था रिस्क असेसमेंट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी समझाया शॉर्टली। हम इसको और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स evaluating
risk based on their likelihood and impact to prioritize them effectively. ओके, जो रिस्क असेसमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि कितना जो भी रिस्क हम यहाँ पे रिस्क असेसमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द रिस्क। सिंपल डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, रिस्क असेसमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द रिस्क। ओके, उसी को एक अलग सेंटेंस के फॉर्म में लिखा गया है, इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग रिस्क। इवेल्युएट मतलब पहले रिस्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन एनालिसिस करेंगे, किसके बेसिस में, बेस्ड ऑन देयर लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड मतलब वो होने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं उसको बेस करके, एंड इम्पैक्ट, और उसका अगर वो रिस्क फ्यूचर में प्रॉब्लम हो के हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इम्पैक्ट डाल रहा है तो वो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, उसका प्रभाव हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर कितना होगा, उसको बेस करके हम क्या करते हैं, रिस्क को प्रायोरिटी देते हैं। और प्रायोरिटी देके पहले जो रिस्क होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और जिसका इम्पैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा होने का चांसेस है, उसको सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करके एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो आइडेंटिफाई करके एनालिसिस करने का काम हम जिस एक्टिविटी में करते हैं उस एक्टिविटी को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। तो ये जो फर्स्ट लाइन लिखा था उस फर्स्ट लाइन को डिस्क्राइब भी किया गया है नीचे लाइन में, दिस मीन्स चेकिंग हाउ लाइकली रिस्क आर टू हैपन। जो भी रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया वो होने के कितने चांसेस हैं, एंड हाउ मच दे कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट, और अगर हो रहे हैं तो प्रोजेक्ट के ऊपर वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, कितना इफेक्ट डाल सकता है। ओके, सो यू कैन डिसाइड विच वंस टू डील विथ फर्स्ट। तो अगर ये दो चीजों पे हम देख लें कि रिस्क जो है वो होने के कितने चांसेस हैं और अगर हो रहा है तो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, उसी को बेस करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रिस्क को हम पहले सॉल्व करें, कौन से रिस्क को हम बाद में सॉल्व करें। और ये सब चीजें डिसाइड हम कर पाते हैं जिस एक्टिविटी के द्वारा, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट जैसे कि मैंने बताया, रिस्क असेसमेंट में मेनली दो चीजें हम करते हैं, फर्स्ट रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, देन आइडेंटिफाई करने के बाद हम फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि कौन सा रिस्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले सॉल्व करना, कौन सा रिस्क हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इन रिस्क असेसमेंट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आ सकते हैं। तो रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल रिस्क अर्ली टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट। सबसे पहला काम हमारा है कि क्या क्या रिस्क जेनरेट हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कैटेगराइज कर देंगे, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के रिस्क होते हैं। ऑलरेडी हमने कुछ टाइप के रिस्क के बारे में डिस्कस किया भी था लास्ट कुछ क्लासेस में। वैसे बहुत तरह के रिस्क हैं, उनको अपने क्लासेस के वाइज, अपने कैटेगरी के वाइज हम क्या करेंगे, अलग अलग क्लासेस में उसको पुट कर देंगे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद, ताकि एनालिसिस हम बेहतर तरीके से कर सकें। जैसे कि टेक्नोलॉजी रिस्क। ओके, टेक्नोलॉजी रिस्क मीन्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स रिलेटेड अगर कोई रिस्क है तो उसको हम टेक्नोलॉजी रिस्क वाले क्लास में डालेंगे। ओके, अगर पीपल रिस्क मतलब अगर जितने भी टीम मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके रिलेटेड कोई रिस्क है तो उसको पीपल रिस्क वाले कैटेगरी में डालेंगे। वैसे ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क है, टूल्स रिस्क है, रिक्वायरमेंट रिस्क है, एस्टिमेशन रिस्क है, ऐसे बहुत और भी अलग अलग तरह के कैटेगरीज के रिस्क हैं। तो जितने भी रिस्क हमारे प्रोजेक्ट में जनरेट हो रहा है, हमें मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उनके क्लासेस वाइज, कैटेगरी वाइज उसको हम डिवाइड कर देंगे, जिसके द्वारा एनालिसिस करते वक्त ये हमारे लिए आसान होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन किया, रिस्क आइडेंटिफाई हमने कर लिया, उसको हमने अलग अलग क्लासेस या फिर कैटेगरीज वाइज डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस विल बी डन। ओके, तो एसेस इच रिस्क बेस्ड ऑन इट्स लाइक्लीहुड, ये हमारे डेफिनेशन में था रिस्क असेसमेंट का। कि रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं एक रिस्क को
आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इवेल्युएट हम करते हैं और चेक करते हैं कि उसका लाइक्लीहुड कितना है, उसका होने का प्रोबेबिलिटी, उसका होने का चांसेस कितना है। और अगर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट कितना है, मतलब वो कितना हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इम्पैक्ट डाल सकता है, कितना इफेक्ट कर सकता है। तो उसको बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। ओके। आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप हम रिस्क असेसमेंट में क्या करने वाले हैं, वी विल एनालाइज द रिस्क। ओके, दैट हाउ मच it will impact if that risk will occur in the project development। ओके, तो उसमें दो चीजें हम एनालिसिस करते हैं, प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, होने की चांसेस कितने हैं, एंड अगर होगा तो उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी को हम चेक करते हैं, लाइक्लीहुड को चेक करते हैं ऐसे, अगर बहुत ही कम चांसेस है तो 0 to 10% के अंदर हम उसको मतलब वैल्यू देते हैं। अगर लो चांसेस है तो 10 to 25% तक हम उसको वैल्यू दे सकते हैं। मॉडरेट है या हाई है या वेरी हाई है, कितने चांसेस हैं वो रिस्क होने का, वो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ये 5 वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। देन इम्पैक्ट लेवल चेक करेंगे, तो इम्पैक्ट लेवल भी हम अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है तो हम इम्पैक्ट लेवल क्या देंगे, कैटेस्ट्रोपिक। अगर वो डिले करा सकता है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट करने में, तो उसको हम क्या वैल्यू देंगे, सीरियस। मैनेजेबल डिले अगर है तो टॉलरेबल, माइनर इम्पैक्ट है तो इनसिग्निफिकेंट। ऐसे अलग अलग टर्म के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो रिस्क है उसका लाइक्लीहुड कितना है और उसका इम्पैक्ट लेवल कितना है, उसी से हम क्या कर पाएंगे, पता कर पाएंगे। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द रिस्क प्रायोरिटी, कि किस रिस्क का प्रायोरिटी ज्यादा है, किस रिस्क का प्रायोरिटी कम है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट लेवल और सिवियरिटी वैल्यू। ओके, प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड सिवियरिटी, मतलब वो अगर वो रिस्क होगा तो उसका इम्पैक्ट कितना लेवल तक हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, उन वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे हमें मिल जाएगा रिस्क प्रायोरिटी। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी रिस्क टू डेवलप इफेक्टिव मिटिगेशन प्लान। तो जिस रिस्क का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, पहले हम उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका इफेक्टिव प्लान हम फिर क्या करेंगे, सोचेंगे या फिर डेवलप करेंगे, ताकि वो रिस्क फैक्टर को हम क्या कर सकें, मिटिगेट कर सके या फिर मिनिमाइज कर सके। ओके, तो ये तो था हमारा सबसे पहला एक्टिविटी, रिस्क असेसमेंट, जहाँ पे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसके लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट के बेसिस में उसको एनालिसिस हमने किया। फिर प्रायोरिटी बेसिस में हमने चूज किया कि कौन सा रिस्क पहले सॉल्व करना है, कौन सा रिस्क बाद में सॉल्व करना है। और उन रिस्क के लिए फिर हमें क्या करना है, कुछ मिटिगेट, उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ इफेक्टिव प्लान हमें सोचना है। और वो हम करेंगे किस एक्टिविटी में, रिस्क कंट्रोल एक्टिविटी में। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क टू रिड्यूस देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। ओके, जो भी रिस्क जनरेट होने के चांसेस हैं या फिर जो भी रिस्क हमें पता चल रहा है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ऑकर होने वाला है, उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे रिड्यूस करें, उसका इम्पैक्ट कैसे कम से कम हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर पड़े, उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसका प्लान हम जिस एक्टिविटी में करते हैं उसको बोलते हैं रिस्क कंट्रोल। तो व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू कंट्रोल द रिस्क। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बहुत से अप्रोचेस हैं, तो उनमें से कुछ अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अवॉइड द रिस्क। रिस्क को अवॉइड करके कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि चेंज द प्रोजेक्ट स्कोप और रिक्वायरमेंट टू एलिमिनेट द रिस्क। हमें लग रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट में जो भी हम टूल्स ऐड करने वाले हैं, जो फीचर्स ऐड करने वाले हैं, वो मे बी फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप या फिर रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है बाय अवॉइडिंग द रिस्क।
तो आई होप फर्स्ट अप्रोच सबको समझ आ गया। फर्स्ट अप्रोच है वी कैन कंट्रोल द रिस्क बाय अवॉइडिंग इट, उसको अवॉइड करके। अगर हमें लग रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट में हमने जो स्कोप या फिर रिक्वायरमेंट लिया है उसके वजह से फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइड करके कुछ न्यू फीचर, कुछ न्यू टूल, कुछ न्यू रिक्वायरमेंट अगर हम यूज करेंगे तो उस तरीके से रिस्क कंट्रोल हो सकता है। और क्या अप्रोचेस हैं देखें। या फिर उसका और एक एग्जांपल भी है, प्रोवाइड इंसेंटिव टू रिटेन की पर्सनल और अवॉइड रिसोर्स टर्नओवर। ओके। जैसे कि अगर हम देखें, कुछ एम्प्लॉयज हमारे कंपनी से छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं, तो टर्नओवर इंसेंटिव उनका अगर हम बढ़ा दें, है कि नहीं, मतलब ज़्यादा पैसा थोड़ा देने के लिए उनको बोलें और उनको रिटेन करके रखें, उनको फिक्स्ड करके रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी छोड़ेंगे नहीं एक प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करते वक्त। तो उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। ओके। देन दूसरा अप्रोच क्या है, ट्रांसफर द रिस्क। ट्रांसफर द रिस्क मीन्स शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ए थर्ड पार्टी। ओके। जो भी रिस्क है वो अगर हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसको हम एक थर्ड पार्टी, कोई एक आउटसोर्सिंग या फिर कोई एक इंश्योरेंस, ऐसे कुछ दूसरे कंपनी को हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि इजीली वो रिस्क मैनेज हो सके या फिर हैंडल हो सके। और अप्रोच क्या है, रिड्यूस द रिस्क मीन्स डेवलप सम स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज द पोटेंशियल लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि कुछ एम्प्लॉय छोड़ के जाने से हमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले से रिक्रूट करके कुछ एडिशनल पर्सनल रखे रहेंगे, ताकि जब चाहिए शॉर्टेज के वक्त हम उनको यूज कर सकें। तो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द रिस्क। और क्या अप्रोचेस हैं, रिस्क लेवरेज। रिस्क लेवरेज मीन्स इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजी बाय कैलकुलेटिंग द रिस्क लेवरेज। ओके। जो भी हमने रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है एक रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, वो कितना इफेक्टिव है कि नहीं, हमारे रिस्क को रिड्यूस करने में, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्क लेवरेज मेथड के द्वारा। और हम क्या कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा तो हम क्या और बेहतर स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट करके ऐसे कंपेयर करके चेक कर सकते हैं और न्यू न्यू स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या है रिस्क लेवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, रिस्क एक्सपोजर बिफोर रिडक्शन एंड रिस्क एक्सपोजर आफ्टर रिडक्शन। मतलब रिस्क जो है उसका एक्सपोजर कितना हुआ था उसको रिड्यूस करने से पहले, और अभी जो रिस्क है वो कितना एक्सपोज हो रहा है ये कंट्रोल स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बाद। उनमें जो डिफरेंस आएगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें कितना कॉस्ट लगा उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, उससे पता चल जाएगा कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वो हमारे लिए इफेक्टिव है या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं। उसके द्वारा पता करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रेटेजी जो अभी अप्लाइड है वो अगर इफेक्टिव है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर न्यू कंट्रोल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें यहाँ से आइडिया मिल सकता है या फिर मदद मिल सकता है। और क्या कर सकते हैं, और क्या अप्रोचेस हैं, रिस्क प्लानिंग। क्रिएट कंटीजेंसी प्लान फॉर की रिस्क टू मिनिमाइज द डिसरप्शन इफ दे ऑकर। कंटीजेंसी प्लान मीन्स पहले से कुछ प्लान बना के हम रखे रहेंगे, इमेजिन करके कि हाँ इस तरह के रिस्क आ सकते हैं, या फिर जब तक वो रिस्क जनरेट नहीं हुआ है उससे पहले ही हम कुछ प्लान्स बना के रेडी करके रखेंगे। क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी तरह का डिस्टरबेंस या फिर डिसरप्शन ऑकर होता है तो तुरंत ही हम उस कंट्रोल स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। देन आइडेंटिफाई डेटा टू मॉनिटर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट टू एंटिसिपेट पोटेंशियल इशू। आइडेंटिफाई द डेटा मतलब किस तरह के डेटा के वजह से, किस तरह के रीजन के वजह से रिस्क फैक्टर जनरेट हो सकते हैं, वो पहले से हमें आइडेंटिफाई करके रखना है कि किस तरह की चीज़ों के वजह से रिस्क फैक्टर जनरेट हो सकते हैं, जिसके द्वारा अ, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं जब भी हम एक प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, जब डेवलप कर रहे हैं तो इसके द्वारा हमारे जो पोटेंशियल इश्यूज हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ओके।
So these are the different type of approaches that we can use to control the risk. Okay, or to reduce the impact of risk during software development. Okay, देन अभी तक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एनालिसिस कर लिया, उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हमने देखा. नाउ वी विल डू द थर्ड एक्टिविटी इज रिस्क मॉनिटरिंग. रिस्क मॉनिटरिंग ensures that assumption about risk remain valid. मॉनिटरिंग मतलब हमें चेक करना है कि जो पहले हमने एज्यूम किया था कि हाँ ये रिस्क में भी जनरेट हो सकते हैं, हमारा वो एजम्पशन सही हो. एंड एनी न्यू रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली, और अगर कोई नया रिस्क आइडेंटिफाई होता है उसके अलावा, तो वो भी क्विकली कैसे एड्रेस किया जाए, मतलब उसको कैसे क्विकली रिकॉग्नाइज किया जाए, एनालिसिस किया जाए, और कैसे उसको कंट्रोल कर सके वो स्टेप भी लिया जाए. इन सब चीजों पे ध्यान देगा कौन? रिस्क मॉनिटरिंग एक्टिविटी. मॉनिटरिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, जो हमने एज्यूम किया था कि हाँ ये रिस्क हो सकते हैं, वो वैलिड हो. ओके, उसके साथ साथ अगर कोई न्यू रिस्क भी आते हैं तो कैसे उसको एड्रेस किया जा सके, कैसे उसको सॉल्व किया जा सके, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है. इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं रिस्क मॉनिटरिंग. तो क्या हमें करना चाहिए रिस्क मॉनिटरिंग में? रिस्क मॉनिटरिंग एक रेगुलर एक्टिविटी है, मतलब रेगुलरली हमें चेक करना है क्या क्या न्यू रिस्क आया, वो न्यू रिस्क एनालिसिस सही से हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो उसको सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजी अप्लाई किया गया है या नहीं, अगर कुछ न्यू रिस्क आया तो उसको प्रॉपरली एड्रेस किया गया है या नहीं, अगर एड्रेस किया गया तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के स्ट्रेटेजीज डेवलप किए गए कि नहीं. वो रेगुलर बेसिस में उसको जो चेक करते हैं, उस चेक करने की एक्टिविटी को हम बोलते हैं रिस्क मॉनिटरिंग. है कि नहीं? जैसे कि सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, क्लास मॉनिटरिंग करना. क्लास मॉनिटरिंग करने का मतलब क्या होता है? क्लास मॉनिटरिंग जो होता है वो एक रेगुलर टास्क होता है. मतलब वो रेगुलरली चेक करेगा कि क्लास में ऑल द टाइम सब कोई डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, जो भी वर्क दिया जाता है वो वर्क रेगुलरली सब कर रहे हैं या नहीं. है कि नहीं? इन सब चीजों को रेगुलरली चेक करने का काम कौन करता है? एक मॉनिटर करता है, जिस एक्टिविटी को बोलते हैं मॉनिटरिंग. वैसे ही रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करके एनालिसिस करके कंट्रोल करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको चेक करने वाले जो एक्टिविटीज हैं उसको बोलते हैं रिस्क मॉनिटरिंग. तो रिस्क मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं? रेगुलरली रिव्यू रिस्क टू ट्रैक चेंजेस इन देयर लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट. रेगुलरली हमें रिस्क को रिव्यू करना है कि जो भी रिस्क हमने देखा है, हो सकता है, उसके कितने होने के चांसेस हैं, अगर होगा तो उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, वो हमें रेगुलरली रिव्यू करना है. देन अपडेट करेंगे कि क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अभी तक बनाया गया है कि नहीं, न्यू इन्फॉर्मेशन को लेके. देन यूज टूल्स सच एज रिस्क रजिस्टर और लॉग्स टू डॉक्यूमेंट एंड ट्रैक द रिस्क. किस तरह के रिस्क के लिए किस तरह का स्ट्रेटेजी यूज किया गया, किस तरह के रिस्क के लिए किस तरह का टूल यूज किया गया, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर उसी तरह का रिस्क अगेन आता है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए दोबारा उस स्ट्रेटेजी को बनाना ना पड़े, उसके लिए सोचना ना पड़े. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मॉनिटर कर सकते हैं. ओके, so these are the three different activities that we have to perform. उसको एक सिंपल एग्जांपल लेके हम समझते हैं. सपोज एक रिस्क हमारा है कि एक की टीम मेंबर माइट लीव द प्रोजेक्ट. टीम का जो एक लीड, मतलब एक इम्पोर्टेंट की मेंबर है, वो प्रोजेक्ट को मे बी छोड़ सकता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, आइडेंटिफाई किए कि ये है हमारा रिस्क, उसका एनालिसिस करेंगे कि उस तरह के रिस्क होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितने हैं, 70%. और अगर ये छूट जाते हैं तो इम्पैक्ट क्या होगा, सीरियस डिले, मतलब प्रोजेक्ट को सबमिट करने में बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगा. ओके, फिर उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल. हाउ कैन वी कंट्रोल? डिफरेंट अप्रोचेस हमने देखा था, तो दो अप्रोच यहाँ पे हमने अप्लाई किया. अवॉइड द रिस्क, रिड्यूस द रिस्क. तो अवॉइडेंस कैसे कर सकते हैं?
उनको अगर हम कुछ इंसेंटिव दे देंगे, ज़्यादा पैसा हम उनको दे के अपने टीम में रखने की कोशिश करेंगे, तो मे बी रिस्क अवॉइड हो सकता है। दूसरा है रिस्क रिडक्शन, रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम पहले से मतलब बिगिन रिक्रूटिंग ए बैकअप रिसोर्स अर्ली। अभी तक छोड़े नहीं है, तो छोड़ने से पहले हम रिक्रूटमेंट करके और कुछ रिसोर्सेज और कुछ टीम मेंबर्स पहले से हम बैकअप करके अगर रख लें, तो तब भी रिस्क हमारा रिड्यूस हो सकता है कि नहीं? क्योंकि एक्सपीरियंस से न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे तो वो उनकी तरह तो काम नहीं कर पाएंगे, बट रिड्यूस हो सकता है रिस्क। मतलब जो कि सीरियस डिले होता था वो मॉडरेट डिले हो सकता है, स्लाइट डिले हो सकता है। ओके, इस तरीके से हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। देन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? रेगुलर चेक इन विद द टीम टू एसेस मोरल एंड सेटिस्फेक्शन। तो ये रिस्क जो हो रहा है, ये रिस्क कैसे ना हो, तो उसके लिए रेगुलर चेक इन करना जरूरी है टीम के साथ। ओके, कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सारे के सारे टीम मेंबर्स सेटिस्फाइड हैं या नहीं, हैप्पी हैं या नहीं, उनको वो प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्ट है या नहीं। एक रेगुलर वहाँ पे मॉनिटरिंग की जरूरत है। ओके, ताकि हम रिस्क अगर कोई है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए, एनालिसिस कर पाए, एनालिसिस करने के बाद उसको कंट्रोल कर पाए, है कि नहीं? और उस तरह के रिस्क अगर जनरेट होते हैं तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करके रखें। ओके, so by following all these three steps or all these three activities, we can effectively manage the risk and ensuring smooth project execution। ये तीन एक्टिविटीज को फॉलो करके हम इफेक्टिवली रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्मूथली चल रहा है। ओके, सो आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में, किसका? रिस्क मैनेजमेंट का, वो सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक के बारे में। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।